हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हो आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों, अब तक हमने सरफेस केमिस्ट्री के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन, पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे बड़ा पार्ट है बच्चों, याद रखना है। इस सरफेस केमिस्ट्री को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन आता है, दूसरा एडजॉर्प्शन आएगा और थर्ड आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे बड़ा टॉपिक है। वो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है। आपको मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि सरफेस केमिस्ट्री फ्री के मार्क्स है बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। तो चलो मैं पहले नाम लिख लेता हूं बच्चों। टॉपिक का नाम है हमारा कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। बच्चों, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि आई एम अ केमिकल इंजीनियर। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटलिस्ट के लिए। अगर आप भी इस फील्ड में जाते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं, तो केमिकल इंजीनियर या केमिस्ट्री पर्सन्स को कैटलिस्ट बहुत प्यारे लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट वर्ड आपने बहुत बार सुना है, चाहे वो 8th हो 9th हो 10th, मतलब छोटी क्लास से आप उसको नाम सुनते आ रहे हो। आपने इसके बारे में अभी 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा सुना है। कौन से चैप्टर में सुना है बच्चों? सबसे ज़्यादा आपने इसका नाम लिया है केमिकल काइनेटिक्स में। याद रखना है कि तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा। तो बच्चों, इसका मतलब इसका जो रिलेशन है ये है रिलेशन इसका केमिकल रिएक्शन के साथ, क्योंकि उन सभी चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मतलब होगा केमिकल रिएक्शंस तो आने ही वाली है बच्चों। बट केमिकल रिएक्शन आने से पहले बेसिक समझ लेते हैं कि ये कैटलिस्ट बंदा है क्या। तो ये बंदा क्या है पता है आपको? आपने केमिकल काइनेटिक्स में तो पढ़ा ही है, फिर भी मैं एक सिंपल एग्जांपल कह देता हूँ कि क्या हो रहा है कि अगर आप अभी तो स्कूल चालू नहीं है, बट अगर स्कूल चालू होते तो आप स्कूल जाते हो तो आप पढ़ाई तो करते हो, लेकिन क्लास में कोई ना कोई या स्कूल में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है या कोई टीचर होता है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है और आप डबल मेहनत से पढ़ाई करते हो। तो देखो, पढ़ाई तो आपको करना ही था, स्कूल आप पढ़ाई करने गए थे, लेकिन आपके साथ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं, इसके वजह से आप डबल मेहनत से पढ़ाई करते हो। तो ये कैटलिस्ट भी इसी तरीके से रिएक्शन होने में बहुत मदद करता है। कैसे करता है चलो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं, एक बेसिक जनरल रिएक्शन। सपोज मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है। देखो ए बी सर, अभिषेक सर, तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बनाता है, ए और बी मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, पी बनाते हैं, और इस रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर। क्या लगता है? 1 आवर। तो देखो घंटा आ ही गया है, तो यहाँ पर वीडियो के नीचे बेल आइकन होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना। उसके साइड में सब्सक्राइब भी क्लिक कर देना बच्चों। तो 1 आवर हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन, ए प्लस बी से प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसको 1 आवर लगेगा। समझ रहा है? देखो पढ़ाई करने में 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो कुछ तरीका आ जाए कि चुटकियों में ये टाइम खत्म हो जाए। देखो बच्चों, मैंने केमिकल ले लिया ए, केमिकल ले लिया बी, और मैं देख रहा हूँ कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, पर ये तो हो रही है, हो रही है, हो रही, 1 घंटे के बाद हो रही है बच्चों। इतने देर तक तो मैं बोर हो जाऊंगा, इसीलिए तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, वीडियो देख देख कर बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैं YouTube में जाकर उसकी स्पीड 1.5x कर देता हूँ, 2x कर देता हूँ, ताकि फट से वीडियो खत्म हो जाए। तो क्या इस केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा तरीका है कि इसका टाइम भी कम हो जाए? तो बच्चों, हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट। इसमें अगर इसी रिएक्शन में मैंने ए प्लस बी के साथ में अगर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, सी माने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो बन जाएगा प्रोडक्ट, तो वही बनेगा, लेकिन बच्चों इस रिएक्शन को होने में 1 घंटा नहीं लगेगा, इसको लगेगा कम टाइम। चलो मैं लेता हूँ 15 मिनट। देखो बच्चों, जो रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगने वाला था,
अब लग रहा है 15 मिनट। 15 मिनट लगने में देखो चुटकियों में हो गई एक रिएक्शन, अब पट से हो गई रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। केटीएम वाले सर पढ़ा रहे हैं तो स्पीड तो बढ़नी ही चाहिए, स्पीड बढ़ेगी तभी तो मजा आएगा बच्चों। तो रिएक्टेंस है, स्पीड बढ़ गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट है किस पे इफेक्ट करता होगा, केमिकल काइनेटिक्स में हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट है इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, इफेक्ट्स, इफेक्ट बोलो या अफेक्ट बोलो, इफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों इसका मतलब कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। इफेक्ट कहा है मैंने, अब तक मैं बोल रहा था कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों आपने जब भी पढ़ा है कैटलिस्ट का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो कैटलिस्ट का नाम जब भी आपने पढ़ा है तो हमेशा ऐसा यूज किया जाता है कि कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को स्पीड में कर देता है। लेकिन ये गलत फहमी है लोगों की बच्चों, आपको 10th में गलत डेफिनेशन दी गई थी। एक्चुअल में कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। चेंज मने चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है हमेशा इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए जब भी मैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन बोलूं तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच, अब देखो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है विच अल्टर्स, देखो बच्चों अल्टर्स यूज किया है। अल्टर का मतलब अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट ऐसा बंदा है जो रिएक्शन के रेट को बदल देगा बच्चों। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें तिकड़म कर देगा, कुछ तो कुछ गड़बड़ कर देगा, रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या फिर रिएक्शन को स्लो कर देगा। बच्चों ध्यान में रखना है कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को सिर्फ इंक्रीज नहीं करता, कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शन को गड़बड़ भी करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपकी क्लास में कोई हो या है जिसकी वजह से आप पढ़ाई में आपका मन लग जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है पढ़ाई की। लेकिन अगर आप स्कूल गए और सुबह सुबह आपको टीचर ने डांट दिया बच्चों तो क्या होगा कि आपकी स्पीड पूरी डाउन हो जाएगी और दिन भर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो वैसे होते हैं कुछ कुछ बुरे कैटलिस्ट, है ना। तो इसलिए हमें बुरे कैटलिस्ट में नहीं जाना है डिटेल में, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि रिएक्शन फट से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं कि कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। लेकिन आपने 10th में क्या पढ़ा था, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विदाउट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई आपकी मदद कर रहा है तो आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी, पर उसको मदद तो करना ही पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक तो आपकी स्पीड बढ़ने नहीं वाली। वैसे ही कैटलिस्ट बिना कुछ किए इसकी रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ा सकता है। आप सोचो ज़रा, आपको जो 10th में डेफिनेशन मिली थी वो गलत थी, कुछ वर्ड्स गलत थे उसके, और अब हम बड़े हो गए हैं अब तो हमें कुछ सही वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलो हम यहाँ पर सही वर्ड यूज़ करते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन में हम लिखेंगे कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट यहाँ पर कंडीशन आती है बट केमिकली एंड quantitatively but chemically and quantitatively remains unchanged का मतलब बच्चों देखो सबसे पहले केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली। केमिकली का मतलब बच्चों जो भी हम कैटलिस्ट लेते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन, जो भी कैटलिस्ट हो उसका केमिकल नेचर, उसका केमिकल कंपोजिशन वो रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो बट
इट्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब अगर आपने रिएक्शन के पहले 10 ग्राम लिया है, 10 मोल्स लिए हैं, तो रिएक्शन के बाद भी आपको 10 मोल्स वैसे के वैसे वापस मिलेंगे। तो क्या कहा मैंने, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली रिमेन्स अनचेंज, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशन एंड उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। मतलब वो जैसा पहले था, रिएक्शन के पहले था, रिएक्शन के बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था दैट द कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो गलत था। हम आगे पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बाद में वो वापस रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब केमिकली वो चेंज नहीं होता। दूसरा, क्वांटिटी भी उसकी चेंज नहीं होती, पहले जितने मोल्स थे रिएक्शन के बाद भी उतने ही मोल्स हमें वापस मिल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। लेकिन यहां पर कहा है केमिकली, फिजिकल चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मैंने अगर बड़े बड़े पैलेट्स लिए थे कैटलिस्ट के, ऐसे बड़े बड़े पैलेट्स लिए थे, तो रिएक्शन के बाद वो कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में मिल सकता है या किसी और फॉर्म में मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हमने फिजिकली स्टार्ट में जैसा लिया बाद में भी वो वैसा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। केमिकल रिएक्शन मतलब चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, तो केमिकल रिएक्शन में भी बच्चों कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट चेंज कर सकता है। जादूगर है बच्चों, चेंज कर देता है वो रेट, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है। चलो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में बात करने। कैटलिस्ट के हम अगर टाइप पढ़ते हैं, ओके, एक वर्ड रह गया, मिसिंग है। सर बोलेंगे सर आज आप भूल कैसे गए, कैटलिस्ट बताया, कैटलिसिस नहीं बताया। चलो तो बच्चों मैं कैटलिस्ट बताता हूँ पहले आपको। यहाँ पर कैटलिसिस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं, क्योंकि जहां पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिस प्रोसेस में हमने कैटलिस्ट यूज किया उस प्रोसेस को कैटलिसिस प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने, कैटलिसिस या कैटालिटिक रिएक्शन या कैटालिटिक प्रोसेस कहते हैं। कैटलिसिस मतलब द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, उन प्रोसेसेस को कैटलिसिस प्रोसेस, कैटालिटिक प्रोसेस या कैटालिटिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान में रखना है, बहुत उसमें तो कुछ समझने जैसी बात नहीं। जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो उस रिएक्शन को हम कैटालिटिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें कैटलिस्ट ना यूज हो उसको, उसमें तो कैटलिसिस नहीं बोल सकते ना, कैटलिस्ट तो है ही नहीं बच्चों उसमें। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इन फ्यूचर की कैटलिस्ट स्टडी में। अगर हम टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो दुनिया में हजारों लाखों टाइप के कैटलिस्ट है, नंबर ऑफ कैटलिस्ट आर प्रेजेंट। लेकिन बच्चों हम हमारे सिलेबस में इतने सारे कैटलिस्ट नहीं पढ़ सकते, पहले ही इतना ज़्यादा है हमारा सिलेबस, अब और तो नहीं पढ़ सकते। तो हम कुछ टॉपिक, 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, 2 क्लासिफिकेशन मतलब। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब स्पीड बढ़ाता है या नहीं। तो चलो मैं क्लासिफिकेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROE मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो कैसे चेंज करता है। मतलब मैंने आपको यहाँ कहा था कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, हमेशा बढ़ाता नहीं। कभी कभी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, कभी कभी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कम करता है। तो वैसे ही 2 टाइप हो जाएंगे बच्चों, एक हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा पॉजिटिव का नेगेटिव हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों क्या होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब, विच
which increases the rate of reaction, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ इक्वेशन हो गया था, रेट ऑफ रिएक्शन। द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो उसका अपोजिट बच्चों विच डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। याद रखेंगे, बड़े प्यारे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम दो टाइप इसके लिख लेते हैं। इसके भी दो टाइप है, बट याद रखना है ये जो क्लासिफिकेशन है ये है क्लासिफिकेशन फेज। कितने फेज है? ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। अब बच्चों फेज मतलब हमारा पूरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। फेज मतलब एक मीडियम दूसरा मीडियम, जैसे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का फेज क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस। और प्रोडक्ट का कैटलिस्ट का मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेज पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैटलिस्ट है। तो पहला कैटलिस्ट, चलो बच्चों पहला कैटलिस्ट है होमोजेनियस। पहला कैटलिस्ट है होमोजेनियस, दूसरा कैटलिस्ट है हेटेरोजेनियस। पहला कैटलिस्ट है होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चों जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का फेज सेम, मतलब सेम फेज, जिसमें रिएक्टेंट का भी फेज वही हो और कैटलिस्ट का भी फेज वही हो। मतलब कंबाइन अगर हम करते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन बना था, ट्रू सॉल्यूशन में एक ही फेज बनता है, तो वहां पर सिर्फ सिंगल फेज बनता है, एक ही फेज बनेगा, क्योंकि अगर लिक्विड है तो पूरा लिक्विड बनेगा, गैस है तो पूरा गैस बनेगा। और सॉलिड की रिएक्शन नहीं होती बच्चों, याद रखना है। सॉलिड को मैंने नमक को दूसरे केमिकल में मिक्स कर दिया तो उसकी रिएक्शन नहीं पॉसिबल। सॉलिड रिएक्शन आर इन्फाइनाइटली स्लो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेम फेज, या इसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए कि सेम फेज होता है होमोजेनियस में, और हेटेरोजेनियस में क्या होगा? फिर हेटेरोजेनियस में हो जाएगा डिफरेंट फेज। मतलब डिफरेंट फेज मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज अलग अलग होगा। मतलब अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट गैस और लिक्विड हो सकते हैं, अगर कैटलिस्ट लिक्विड है तो रिएक्टेंट सॉलिड होगा, मतलब डिफरेंट होगा, दैट कि उनके फेजेस अलग अलग होगा। अगर फेजेस अलग अलग है बच्चों तो उसका फेज सिंगल फेज है या मल्टी फेज है, तो वो हो जाता है मल्टी फेज मीडियम, उसी को हम मल्टी फेज मीडियम भी कहते हैं बच्चों। याद रखना है होमो मतलब होता है यूनिफॉर्म, होमो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेम पूरा तरफ सेम, तो सेम फेज रहेगा तो उसको होमोजेनियस कैटलिस्ट। अगर अलग अलग फेज रहेगा तो उसको हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल देखने वाले हैं अभी, बट हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को क्या दूसरा भी नाम है, तो उन सब के बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसको आप नोट कर लो, और अच्छे से नोट करना है बच्चों, जितना पॉइंट पढ़ाऊंगा उतना ही आपको आने वाला है एग्जाम में, तो इसको राइट डाउन करो बच्चों। तो हम लोगों को कैटलिस्ट तो समझ गया, कैटलिस्ट भी समझ गया, कैटलिस्ट के टाइप भी समझ गए, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम इन दोनों की मैकेनिज्म और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इन फ्यूचर अगर आप कैटलिसिस के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, समझ में आना भी ज़रूरी है। तो चलो हम होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट दोनों एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एकदम डिटेल में तो आपको मैं नहीं बताऊंगा जितना मुझे पता है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में उतना ही हम बात करते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क जरूर लाएंगे बच्चों। चलो तो पहला हमारा है फर्स्ट वन होमोजेनियस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट।
दूसरे साइड में मैं लिख देता हूं बच्चों हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट बच्चों, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली समझेंगे भी और उनका डिफरेंस भी लिखेंगे। तो आपको होमवर्क में डिफरेंस लिखना पड़ेगा बच्चों। ऐसे होमवर्क के क्वेश्चन तो मैं देता हूँ आप लोग को, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो, सबसे पहला पॉइंट जो हमने इसके बारे में बताया कि ये दोनों जो कैटलिस्ट है, हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो फेज के ऊपर डिसाइड किया था कि रिएक्टेंट का फेज क्या है और कैटलिस्ट का फेज क्या है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों में मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो बच्चों, मैं ले रहा हूँ रिएक्शन, दोनों में सेम रिएक्शन लेता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, बैलेंसिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करते, करना है तो चलो इसको यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो भी बैलेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो क्या होगा, देखो चलो, मैंने इसको 2 लगा दिया, इसको 2 लगा दिया, कितने हो गए ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बराबर हो गए। चलो, ऑक्सीजन 2 4 + 2 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। सेम रिएक्शन बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो बच्चों, अब रिएक्टेंट के ऊपर ध्यान दो, बैलेंस इधर भी कर देते हैं, ये 2 और ये भी 2, 2 2 4। ओके, तो ये बैलेंस हो गई, दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन मैंने एक को लिखा है होमोजेनियस में और दूसरे को लिखा है हेटेरोजेनियस में। क्यों लिखा होगा, तो हम यहाँ पर इनके फेजेस भी लिख देते हैं। देखो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब गैस है, ये सभी के सभी गैस है। चलो मैं यहाँ पर सबको गैस मेंशन कर देता हूँ। दिस ऑल आर गैस इन नेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, हमेशा तो गैस नहीं होंगे। मेंशन करना जरूरी है रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है ना आपको बच्चों, हमारा जो डेफिनेशन होता है स्टेट का, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हो सकता है, वैसे ही ये सभी सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी के सभी गैस होते हैं बच्चों। अब देखो इस रिएक्शन में यहाँ पर मैं यूज करता हूँ लीड चेम्बर प्रोसेस, इसका नाम है लीड चेम्बर प्रोसेस। लीड चेम्बर प्रोसेस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक गैस है बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक गैस है। देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है, दिस आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। देखो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट हैव सेम फेज। देखो बच्चों, रिएक्टेंट का भी फेज गैस है और कैटलिस्ट का भी फेज गैस है, तो फेज अगर सेम होगा तो यूनिफॉर्म दिखेगा, पूरा सिस्टम गैसियस सिस्टम बन गया। इसलिए इस प्रोसेस को या इस कैटलिस्ट को हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्यों बोला, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है। प्रोडक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी गैस ही है, तो पूरा का पूरा सिस्टम गैस फेज में ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज गैसियस, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये पूरा सिस्टम ये भी गैस का है, पूरा गैस का है, बट यहाँ पर मैं कैटलिस्ट अगर मैं कैटलिस्ट, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैटलिस्ट लेता हूँ प्लैटिनम, प्लैटिनम इज अ मेटल एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों प्लैटिनम एक मेटल है, रूम टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड होता है। और जब हम ये रिएक्शन करते हैं, ये भी सेम रिएक्शन है, ये भी सेम रिएक्शन है, दोनों कैटालिटिक रिएक्शन है, दोनों की स्पीड बढ़ जाती है दोनों कैटलिस्ट यूज करने से। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट फेज। क्या डिफरेंट है, डिफरेंट फेज है। देखो बच्चों, रिएक्टेंट है गैस और कैटलिस्ट है सॉलिड, इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज अलग अलग है। अलग अलग है मतलब अब रिएक्शन हो रही है पूरी गैस में
और उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो देखो वहाँ सॉलिड भी पार्टिकल है, गैस भी पार्टिकल है, उसी को हम मल्टीफेज रिएक्शन के मल्टीफेज हो गया, मतलब फेज अलग अलग हो गए वहाँ पर। ये सिंगल फेज एक सेम फेज में हुआ, यहाँ पर अलग अलग फेज बन रहे हैं। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं चलो, जो ज़्यादा फेमस है। तो होमोजेनियस कैटालिसिस में आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स चैप्टर पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स, तो ये जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स आपने पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपने वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। तो वो रिएक्शन बहुत बच्चों को याद रहती है, मतलब याद होनी चाहिए, हर जगह यूज़ की जा रही है, तो वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उस रिएक्शन को यहाँ मेंशन करता हूँ। क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में, जैसे सपोज मेरे पास है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, CH3COO देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, पानी, पानी ही जीवन है, ठीक है। तो बच्चों पानी जीवन है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो क्या आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होंगे। इस मिथाइल एसीटेट से मिथाइल का बन जाएगा मिथेनॉल, और एसिटिक का बन जाएगा एसिटिक एसिड, तो ये बन जाता है CH3COOH प्लस CH3OH। बच्चों ये आपने रिएक्शन पहले भी पढ़ी है। देखो अगर मैं इसके फेजेस की बात करूँ तो ये जो मिथाइल एसीटेट है ये वाटर में मिक्स किया हुआ है, इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है वो एक्वस फेज में है, जिसे हम एक्वस कहते हैं। अब ये पानी तो खुद एक्वस ही होता है, या इसे हम लिक्विड बोलो। एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व किया हुआ, तो वो लिक्विड ही हुआ, पानी में डिसॉल्व किया हुआ मतलब लिक्विड। जो ये प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड मतलब पानी में मिक्स है, इसलिए एक्वस। जो मिथेनॉल बनेगा वो भी लिक्विड है, एक्वस फेज में है। एंड इस रिएक्शन में आप हमेशा जब भी लिखते हो तो ऊपर में H+ लिखते हो। H+ का मतलब हम यहाँ पर कोई डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCl बच्चों। तो HCl लिखते हैं या H+ लिखते हैं, इसका मतलब HCl है, एसिड है। तो क्या एसिड कौन से फेज में होता है, एसिड भी एक्वस फेज में होता है बच्चों। इसका मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज एक्वस है। इसका मतलब ये प्रोसेस भी होमोजीनियस कैटलिस्टिक प्रोसेस की है। ये जो कैटलिस्ट है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है। क्लियर यहाँ तक कि ये पॉइंट, होमोजीनियस कैटलिस्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल है। इसके अपोजिट हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगा जो आप बार बार पढ़ते हो, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस बहुत बार आपने नाम सुना होगा। इस रिएक्शन की वजह से आज हम लोग जिंदा है बच्चों। आज के डेट में आप लोगों को पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ती। और अगर हमें खाना चाहिए तो ज़मीन में हम खेती करते हैं, तो खेती कैसे करें, कम ज़मीन लोग ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं। तो वो केमिकल्स बने कैसे बच्चों, ये केमिकल्स जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है अमोनिया, जो यूरिया का मेन पार्ट होता है, तो ये अमोनिया बना कैसे। अमोनिया पहले नहीं बनना पॉसिबल, मतलब बन ही नहीं सकता था, वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है, आर्टिफिशियल या केमिकल प्रोसेस से बन ही नहीं सकता था। तो प्रोसेस आई, साइंटिफिक कैटलिस्ट ने रिवॉल्यूशन लाया, कैटलिस्ट की वजह से वो बनती है। इस वजह से आज हम लोगों को खाना मिलता है, नहीं तो आज की डेट में 50% to 80% पॉपुलेशन को खाना नहीं मिलता अगर हैबर प्रोसेस डिस्कवर नहीं की जाती बच्चों। तो चलो हम हैबर प्रोसेस को पढ़ते हैं। क्या होगा हैबर प्रोसेस में, देखो यहाँ पर होता है नाइट्रोजन बच्चों। नाइट्रोजन रिएक्शन मैंने खुद देखी है प्लांट में, RCF प्लांट है, तो वहाँ पर हमने इस रिएक्शन को देखा है, बड़े बड़े प्लांट्स में होती है इस रिएक्शन को। तो नाइट्रोजन गैस कंबाइन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ में, और इसकी कॉम्बिनेशन के लिए ये ऑटोमेटिक कॉम्बाइन नहीं हो सकता बच्चों। नेचर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, हम हाइड्रोजन डाल के उसको मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है अमोनिया NH3। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 3। अब बच्चों
अब बच्चों इनके फेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला ये देखो दोनों, और ये तीसरा अमोनिया, ये सब एक गैस फेज में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, और ये अमोनिया भी गैस है। ये क्या है? अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। इस प्रोसेस में कैटलिस्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है आयरन, या फिर कभी कभी अलग कुछ भी नाम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, बट मोस्टली इसका जो कैटलिस्ट है वो आयरन है। याद रखना बच्चों, आयरन। और आयरन बच्चों, क्या वो आयरन गैस है? तो आयरन गैस नहीं, वो मेटल है रूम टेम्परेचर में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ सॉलिड। तो देखो बच्चों, रिएक्टेंट है गैस फेज में, कैटलिस्ट है सॉलिड फेज में, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन आ जाएगी? ये बन जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। याद रखना है बच्चों, ये रिएक्शन है हैबर प्रोसेस, इसमें रिएक्टेंट है गैस फेज और कैटलिस्ट है सॉलिड फेज, इस वजह से ये बन जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। वेरी गुड बच्चों, होमोजीनियस कैटलिस्ट भी समझ गया, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी समझ गया। कुछ पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। पहला, जैसे ये लिखा है हमने कि इसके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं, इसके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होता है। अगर हम और बात करें, जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था, इट इज़ अ सिंगल फेज प्रोसेस, मतलब एक ही फेज में प्रोसेस हो जाता है। अगर लिक्विड है तो पूरा लिक्विड रहेगा, अगर गैस है तो पूरा गैस रहेगा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिंगल फेज प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टीपल फेज प्रोसेस। मल्टीपल मतलब दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो फेज हो सकते हैं। दो से ज़्यादा फेज कैसे होंगे बच्चों? तीन तो हमारे पास स्टेट है, तो दो फेज, मल्टीपल फेज मतलब मोस्टली दो, मतलब सॉलिड में लिक्विड या गैस। तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर कैसे आएगा कि अब देखो, सिंगल फेज मतलब याद रखना है, या तो वो पूरी रिएक्शन लिक्विड में होगी या तो पूरी रिएक्शन गैस में होगी, क्योंकि सॉलिड सॉलिड रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। दिमाग में वो बैठा लो कि सॉलिड ए और बी सॉलिड रिएक्टेंट मिक्स होकर कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो सॉलिड सॉलिड रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए याद रखना है कि हमेशा या तो रिएक्शन लिक्विड लिक्विड होगी, मतलब रिएक्शन विल बी लिक्विड फेज, और इसलिए हमने सिंगल फेज तो लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्शन कैन नेवर टेक प्लेस, रिएक्शन कैन नेवर टेक प्लेस इन सॉलिड फेज। इसका मतलब रिएक्शन कभी भी सॉलिड फेज में नहीं पॉसिबल है, या सॉलिड सॉलिड रिएक्शन नहीं हो सकती। लिक्विड लिक्विड रिएक्शन होगी, गैस गैस में रिएक्शन होगी, सॉलिड नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास में सॉलिड है, क्योंकि हमारा जो कैटलिस्ट रहेगा वो सॉलिड में रहेगा। तो हियर सॉलिड कैटलिस्ट विथ लिक्विड और गैसियस रिएक्टेंट्स। इसका मतलब बच्चों कि कैटलिस्ट सॉलिड होता है ज़्यादातर, और हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो लिक्विड या फिर गैसेस हो सकते हैं। क्लियर? या लिक्विड गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, यहाँ पर मिक्सचर चलेगा, लेकिन इस साइड में रिएक्टेंट एक ही फेज होते हैं, गैस गैस होते हैं या लिक्विड लिक्विड। मोस्टली तो रिएक्शन लिक्विड लिक्विड होती है, गैस गैस भी होती है। हमने एग्जांपल दोनों साइड देखा गैस गैस का रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर सॉलिड कैटलिस्ट था। ओके, अब कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर तो बेसिक हमारे पॉइंट समझ में आ गए। अगर देखो पूरा सिस्टम का फेज सेम है, देखो कि अगर मेरे पास पानी है, ऐड आपने देखा होगा जेलेसिल का अभी न्यू ऐड आया कि उसका सिरप मिलता है, तो मेरे पास एक गोली है सॉलिड वाली, वो खाऊं या फिर लिक्विड जेलेसिल है, कौन सी वाली जल्दी डिजोल्व होगी? जेलेसिल दो टाइप में है, जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड जेलेसिल डिजोल्व जल्दी होगी या फिर लिक्विड जेलेसिल डिजोल्व होगी। सोचो हमारे बॉडी में जो मिक्सचर है पेट के अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड जल्दी डिजोल्व होता है। अगर हम सॉलिड लेंगे तो डिजोल्व होने में टाइम लगेगा या डिजोल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर फेज रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का सेम है तो डिजोल्व होना उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट और जो रिएक्शन मिक्सचर है इजीली डिजोल्व होगा। इसलिए होमोजेनियस कैटलिस्ट में मैं लिखूंगा इजीली डिजोल्व इन रिएक्शन मिक्सचर।
बच्चों मिक्सचर मतलब ये खाने वाला मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर मतलब जो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, ये जो रिएक्टेंट्स है, इन रिएक्टेंट्स में हमारा कैटलिस्ट इजीली मिक्स हो जाएगा। देखो अगर कोई लिक्विड है, पानी में अगर मैं कोई लिक्विड सब्सटेंस मिक्स करता हूँ तो इजीली मिक्स हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इजीली डिसॉल्व इन द रिएक्शन मिक्सचर। बट अगर उसी की जगह पर अगर मेरे पास लिक्विड है या गैस है, उसमें मैं पत्थर डाल दूँ तो क्या वो मिक्स हो जाते हैं? मिक्स नहीं होते। तो इस सिस्टम में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटलिस्ट और मिक्सचर मतलब रिएक्शन मिक्सचर डिसॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डू नॉट डिसॉल्व इन रिएक्शन मिक्सचर। तो बच्चों हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे जेलेसिल का सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का एग्जांपल बताया मैंने। यहाँ तो ये तो हो गए मतलब इजी पॉइंट्स। ओके, सोचो अब सॉलिड जेलेसिल जल्दी काम करेगी या लिक्विड जेलेसिल? यहाँ इसी एग्जांपल से आप बता सकते हो कि लिक्विड जेलेसिल जल्दी डिसॉल्व होगी तो वो फास्ट काम करेगी, सॉलिड जेलेसिल लेट डिसॉल्व होगी, लेट काम करेगी। तो यहाँ पर भी होमोजेनियस कैटलिस्ट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। तो अगर हम होमोजेनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जितने भी होमोजेनियस रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, आपने कहा था कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट में रेट नहीं बढ़ेगा? बच्चों हम यहाँ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को कंपेयर कर रहे हैं। बाकी रिएक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों कैटलिस्ट उन सभी रिएक्शन से फास्ट काम करेगी। लेकिन अगर मैं होमोजेनियस की बात करूं और हेट्रोजेनियस की बात करूं तो होमोजेनियस रिएक्शन ज़्यादा फास्ट काम करेगी और हेट्रोजेनियस रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों मतलब कि हेट्रोजेनियस कैटलिसिस की जो रिएक्शन होगी उनका रेट होमोजेनियस कैटलिसिस के रिएक्शन से थोड़ा स्लो होगा। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो हो, बट कंपैरिजन करेंगे तो होमोजेनियस रिएक्शन रेस में जीत जाएगा। बच्चों हमें भी इस एंट्रेंस की रेस में जीतना है, हमें जी जान लगा देना है ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, टॉप का रैंक लेना है। बच्चों मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों को बस साथ में मेहनत करनी है। बच्चों चलो हम इसका लास्ट पॉइंट समझ ले। लास्ट तो नहीं है बच्चों, अगर मैं इसकी लिस्ट बताते जाऊं तो ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कैटलिस्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कैटलिस्ट एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे पास लिमिटेशंस है, तो हमें उतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो चलो अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया, ये तो डिसॉल्व हो जाता है होमोजेनियस कैटलिस्ट, ये डिसॉल्व नहीं होता। तो सोचो जब रिएक्शन बन जाएगी, ये जो प्रोडक्ट बन गया, चलो सपोज ये रिएक्शन है, मेरा एसिटिक एसिड बन गया, मिथेनॉल बन गया, ये भी लिक्विड और HCl भी लिक्विड, तो मैं प्रोडक्ट निकालूं कैसे? इस मिक्सचर में से मैं एसिटिक एसिड कैसे निकालूं? सोचो HCl, अब मैंने कहा HCl तो कैटलिस्ट तो हमारा बच गया, बट आगे मुझे फिर से रिएक्शन करनी है तो मैं ये HCl निकालूंगा कैसे? हमारा कैटलिस्ट हमारे मिक्सचर में डिसॉल्व हो गया है, मिक्स हो गया है, तो इस वजह से सेपरेशन इज डिफ़िकल्ट। सेपरेशन मतलब कैटलिस्ट का और प्रोडक्ट का सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, कैटलिस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट। मतलब बच्चों होमोजेनियस कैटलिसिस में कैटलिस्ट और प्रोडक्ट को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी अपोजिट में देखो यहाँ हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है, तो जैसे हम चाय पत्ती को चाय से छानते हैं, मम्मी चाय पत्ती छन्नी से पास करती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और लिक्विड नीचे आ जाएगा, या गैस हो तो गैस नीचे आ जाता। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ फिल्टर लगा देंगे, ऊपर हमारे कैटलिस्ट आ जाएंगे हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, और बाकी का हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा
easy to separate catalyst and products। तो ये हुआ हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे बच्चों मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझे तो कमेंट में मुझे बताना कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट में बताओ सर मुझे समझ में आ रहा है। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा बच्चों। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं कहूँगा आप लोगों को, अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा होगी और मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी बच्चों। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ओके।